वेलकम फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने जा रहे हैं क्लास 10th के कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। ठीक है, तो इसके अंदर हम पहले आपको मतलब फिजिक्स वाले चैप्टर में से कुछ करा रहे हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो जिसमें हमारा पहला है, पहला आपको याद रखना है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, पहला है आपको लॉ ऑफ मतलब लाइट का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से बता रहा हूँ। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन का नियम आपको याद रखना है। पहला नियम होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा याद रखना है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब सभी एक ही तल में होते हैं। तो ये आपको दूसरा याद करना है। ठीक है, इसके बाद आपको जो स्फेरिकल मिरर होता है उसके जो बहुत सारे डिफरेंट इमेजेस बनते हैं वो याद रखना है। ठीक है, जिसमें जैसे कॉनकेव मिरर जो होता है वो किस तरीके के इमेज बनाता है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबको पता ही है कि जो मिरर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, तो या इसमें जो 6 पोजीशन थी वो याद रखनी है, जिसमें पहला है कि वस्तु अगर अनंत पे रखी होती है तो उसका इमेज कहाँ बनता है। तो वस्तु अगर अनंत पे रखी होती है तो उसका इमेज जो है फोकस पे बनता है। कैसा बनता है, रियल और इन्वर्टेड, आस्तिक और उल्टा बनता है। ठीक है, ऐसी और भी बहुत सारी सिचुएशन है वो भी आपको याद रखना है। कॉन्वेक्स मिरर का भी याद रखना है। फिर आपको एक मिरर फार्मूला याद रखना है। तो मिरर फार्मूला याद ही होगा, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। ठीक है, तो इसको मिरर फार्मूला कहते हैं। मैग्निफिकेशन क्या होता है, द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज टू द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, इसका फार्मूला होता है -v/u, यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो होता है वो मैग्निफिकेशन होता है। ठीक है, इसी तरीके से आपको मैग्निफिकेशन का एक और फार्मूला होता है h'/h। ठीक है, फिर एक और आपको याद रखना है लेंस फार्मूला। तो लेंस फार्मूला याद रखना है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। यहाँ पे हम प्लस ले रहे थे क्योंकि यहाँ पॉलिश होता है मिरर में, यहाँ पे हम माइनस लेंगे क्योंकि ये पॉलिश नहीं होता, इसमें लाइट आर पार चली जाती है, ट्रांसपेरेंट होता है। और मैग्निफिकेशन का फार्मूला प्लस का v/u लेना है, ध्यान रखना है। और ये h'/h भी होता है इसका फार्मूला। ठीक है, ये u क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये v क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, m होता है मैग्निफिकेशन, h' होता है हाइट ऑफ इमेज और h होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, f होता है फोकल लेंथ जो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर मिरर दो टाइप के थे, एक था आपका कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण, और एक था आपका कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण। तो अवतल वाल जो होता है इसकी फोकल लेंथ जो होती है आपको याद रखना है, इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव होता है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होता है। इतनी चीज़ों का जो है हमें ध्यान रखना होता है। ठीक है, इसके अलावा हमें पावर ऑफ लेंस भी याद करना है। पावर ऑफ लेंस जो होता है वो फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है, यानी पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला 1/फोकस होता है। ये फार्मूला तब लेना है जब फोकस जो है आपका मीटर में दिया हो, नहीं तो 100 आपको f यानी फोकल लेंथ लेना है जब फोकल लेंथ आपको सेंटीमीटर में दिया हो प्रश्न में। ठीक है, तो इतनी चीज़ों का जो है आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में भी जानना। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो पेपर में आता है, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने को, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है उसका फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला होता है n=c/v। अब ये n क्या होता है, ये होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, और ये जिस मीडियम का हम निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सी मतलब
स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर लेना है जो कि 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। इसको डिवाइड कर देना है स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम, यानी जो पर्सन में आप जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते हो उसी मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है उससे डिवाइड दे देना है। तो जैसे मान लो कांच का पता करना है हमें, तो कांच में जो प्रकाश की स्पीड है मैं मान लेता हूँ ये होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। फिर से आप डिवाइड कर दोगे तो आंसर आपका 1.5 आ जाएगा। इसका कोई भी ऐसा यूनिट नहीं होता है, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन हो गया, ठीक है। रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वो सीधा ना जाकर वो थोड़ा सा बेंड हो जाता है, मुड़ जाता है। इस घटना को रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान देना है। फिर यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है स्नेल का नियम, ठीक है, स्नेल्स का लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन। तो स्नेल का जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन होता है इसको कहते हैं साइन आई अपॉन में साइन आर, यानी आपतन कोण की जया और परिवर्तन कोण की जया का जो अनुपात होता है ये हमेशा स्थिरांक होता है, यानी कांस्टेंट होता है। इसको बोलते हैं स्नेल का नियम। स्नेल के नियम में आपको 2 बातें ध्यान रखनी है कि अगर कोई लाइन अगर सीधी आती है तो वो बिल्कुल सीधी ही निकल जाती है, ठीक है। यानी किसी मीडियम में जब लाइट अगर बिल्कुल सीधा आएगा 90 डिग्री पर तो वो बिना डिफ्लेक्ट से वो सीधा ही निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। इसके बाद जैसे हमारा इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है तो वहाँ पे हमारा क्या क्या इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रिसिटी में आपको ध्यान रखना है कुछ फिजिकल क्वांटिटी, उनके सिंबल और उनके एसआई यूनिट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटी, इनके सिंबल, और यहाँ पर हम लिखेंगे उनके एसआई यूनिट। तो याद रखना है, जिसमें पहला है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको वोल्टेज भी पुकारते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर, इसका प्रतीक V होता है और इसका ऐसे मात्रक वोल्ट होता है, इसे V से लिखते हैं, ठीक है। अगला याद करना है जैसे पावर, पावर माने शक्ति, शक्ति को हम सिंबल P लिखते हैं और इसका ऐसा ही मात्रक वाट होता है, ठीक है। शक्ति का ऐसे मात्रक वाट होता है, इसे W से लिखते हैं, ठीक है। इसके अलावा चार्ज याद करना है, चार्ज को सिंबल होता है Q, इसका जो ऐसे मात्रक होता है वो होता है कूलॉम, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, इसे बड़ा C लिखते हैं। इसके अलावा होता है वर्क या एनर्जी दोनों। तो वर्क और एनर्जी जो होता है इसका सिंबल जो होता है वो आपको W याद रखना है, ठीक है। तो वर्क या एनर्जी का जो सिंबल है वो आपको W याद रखना है। एनर्जी कंज्यूम होगा तो आपको उसको याद रखना है H होगा, ठीक है। तो इसका ऐसे मात्रक जूल होता है, एनर्जी कंज्यूम का भी ऐसे मात्रक जूल होता है, ठीक है। फिर उसके बाद रेसिस्टेंस का याद करना है। रेसिस्टेंस माने प्रतिरोध, प्रतिरोध का जो ऐसा ही प्रतीक है वो R होता है, इसका ऐसा ही मात्रक होता है ओम, ठीक है, ऐसे लिखते हैं ओम। फिर याद रखना है करंट, करंट का जो सिंबल होता है वो I होता है, ठीक है, और इसका ऐसे मात्रक जो होता है वो एम्पियर होता है, ठीक है, ये याद रखना है। फिर है आपका रेसिस्टिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी, इसको ऐसे सिंबल होता है, रो का निशान होता है ये, इसका ऐसे मात्रक होता है ओम मीटर, ये सबको याद रखना है, ओम मीटर होता है, ठीक है। तो ये था हमारा, ठीक है। फिर आपको याद रखना है कि रो का जो फार्मूला क्या होता है। तो वैसे तो R का फार्मूला याद करते हैं रो L/A, तो इसी को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो रो का फार्मूला बन जाएगा RA डिवाइड में L। अब ये जो R होता है ये रेसिस्टेंस प्रतिरोध होता है, ये होता है वैद्युत प्रतिरोधकता रेसिस्टिविटी, L होता है चालक की लंबाई लेंथ ऑफ वायर, A होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या तार की मोटाई होता है। इसको जो होता है इसका फार्मूला पाई आर उसका लेते हैं तार की मोटाई के लिए। ये जो लंबाई है ये मीटर में लेते हैं और जो एरिया है ये भी मीटर में लेते हैं, मीटर स्क्वायर में, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा जो करंट होता है इसका फार्मूला याद रखना है Q/T होता है, और करंट का ऐसे मात्रक जो होता है वो एम्पियर होता है। और ये भी पूछ लेता है 1 एम्पियर किसके बराबर होता है, 1 कूलम पर सेकंड के बराबर होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा पोटेंशियल डिफरेंस याद रखना है। पोटेंशियल डिफरेंस माने विभवांतर, विभवांतर का जो ऐसे मतलब फार्मूला होता है वो होता है वर्क अपॉन में चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर।
किसी चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक 1 कूलम आवेश को ले जाने में जितना काम किया जाता है उसको हम विद्युत विभवांतर कहते हैं। यानी इसका पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर का ऐसे मात्रक वोल्ट होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है और चार्ज का मात्रक कूलम होता है। तो यानी 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल पर कूलम। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा ओम का लॉ, ओम का नियम। ठीक है, ओम का नियम क्या होता है? एट एनी कांस्टेंट टेम्परेचर यानी दिए हुए किसी भी स्थिर ताप पर द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। यानी किसी भी चालक के तापमान के स्थिर रहने पर उस चालक में बहने वाली विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होती है। यानी V जो होती है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है I के, विभवांतर जो होती है विद्युत धारा के समानुपाती होती है। बराबर का निशान लगाने पे इसके साथ R जुड़ जाता है, तो यानी V बराबर IR हो जाता है। तो ये फार्मूला याद रखना है। इसी को बदल के ये डिवाइड में भेज देता है, तो R का फार्मूला V/I बन जाता है। या फिर I निकालने के लिए R बटे में डाल देता है, तो I बराबर V/R हो जाता है। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, ये सब ध्यान रखना है कि जो इसका सही मात्रक होता है वोल्ट, इसका सही मात्रक ओम, इसका सही मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। फिर कुछ सिंबल होते हैं, ऐसे सिंबल जो होते हैं बल्ब के होते हैं। ऐसा सिंबल होता है रेसिस्टेंस का, ऐसा ऐसे सिंबल होता है और इसके ऊपर ऐसे तीर लगा होता है, तो इसे बोलते हैं वेरिएबल रेसिस्टेंस। ठीक है, या फिर रियोस्टेट कहते हैं इसे, धारा नियंत्रक। ऐसा चिन्ह जो होता है ये अमीटर का होता है और ऐसा चिन्ह जो होता है ये वोल्ट मीटर का होता है। ठीक है, ये सब ध्यान रखना है। जो अमीटर होता है ये क्या करता है? ये करंट को नापता है। ये क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस का पता लगाता है। इसको सीरीज में जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में, इसको ना पैरेलल सीरीज में जोड़ा जाता है, यानी इसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, इसका प्रतिरोध क्या होता है? इसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है। इसका प्रतिरोध क्या होता है? इसका प्रतिरोध कम होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद कुछ और वर्ड होते हैं, जैसे आपको इंसुलेटर पता होना चाहिए। इंसुलेटर क्या होता है? कोई ऐसा मटेरियल जो अपने में से इलेक्ट्रॉन को या करंट को पास नहीं होने देता है, उसे इंसुलेटर कहते हैं। ठीक है, जिसमें लकड़ी होती है, रबड़ होता है, प्लास्टिक होता है, अपने में से करंट को पास नहीं होने देते, इसे इंसुलेटर कहते हैं। अगला होता है रेसिस्टर, हाई रेसिस्टेंस मटेरियल और कोल्ड रेसिस्टर, मतलब जो वस्तु पर्याप्त प्रतिरोध लगाता है उसे प्रतिरोधक कहते हैं। ठीक है, कंडक्टर होता है चालक, जो अपने में से करंट को पास होने देता है। अगला होता है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट्स opposes the flow of electric through it. Resistance is measured in ohm. Resistance is a scalar quantity. तो ये सब चीज़ें इसके बारे में ध्यान रखना है। प्रतिरोध है, इसका ऐसे मात्रक ओम होता है। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है कि जैसे हम कोई भी तार जोड़ते हैं तो तार को हम एक तो ऐसे जोड़ते हैं, ठीक है, पैरेलल ऑर्डर में जोड़ते हैं। ठीक है, ऐसे पैरेलल ऑर्डर में जोड़ते हैं। और एक होता है कि सीरीज में जोड़ते हैं, ऐसे एक के आगे एक ऐसे जोड़ते हैं। ठीक है, तो जो पैरेलल मतलब ऐसे सीरीज में जोड़ा जाता है, इसकी खास बातें क्या होती है? इसकी खास बातें होती है कि जब हम सीरीज में जोड़ते हैं तो सबके अंदर जो होती है करंट सेम बहता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सबके अंदर करंट सेम बहता है, लेकिन सबके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है विभवांतर वो अलग अलग होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर ना सबके अंदर जो करंट है वो सेम नहीं बहता है, सबके अंदर करंट अलग अलग बहता है, लेकिन सबके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम बहता है। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर जो रेसिस्टिविटी यानी टोटल रेसिस्टेंस निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है R निकालने का सीरीज में R1 प्लस R2 और प्लस R3, आगे जितने भी जोड़ते जाएंगे उनको ऐड कर लेंगे। लेकिन ऊपर वाला जब हम पैरेलल में जोड़ते हैं तो उसकी टोटल रेसिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है 1/R1 अपॉन 1/R2 और प्लस 1/R3। ऐसे जोड़ने से रेसिस्टेंस प्रतिरोध ज़्यादा लगता है और ऐसे जोड़ने से रेसिस्टेंस जो होता है वो कम लगता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और एक दो बातें, जैसे पावर का फॉर्मूला बार बार बता रहे हैं। पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम होता है या एनर्जी कंज्यूम अपॉन में टाइम भी होता है, एनर्जी कंज्यूम अपॉन में टाइम भी होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। पावर जो होता है इसका फॉर्मूला V/I भी होता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई करंट होता है। ठीक है, और अगर हम H निकालना चाहते हैं यानी एनर्जी कंज्यूम निकालना चाहते हैं
तो इसका फार्मूला बन जाता है V इंटू आई इंटू टी, या फिर हम कह सकते हैं पावर मल्टीप्लाई टाइम, ठीक है, या फिर W बराबर आई स्क्वायर आर टी कहते हैं इसे, जूल का तापन नियम भी कहते हैं, हीटिंग लॉ ऑफ जूल भी कहते हैं इसे। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और पावर का जो फार्मूला होता है वो V स्क्वायर अपॉन आर भी याद करना है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर अपॉन में रेसिस्टेंस, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। 1 किलो वोट में कितने वोट होते हैं, 1 किलो वोट में 1000 वोट होते हैं, ये याद रखना है। और 1 किलो वोट घंटे में 1000 और गुना कर दोगे 3600 सेकंड से तो बनेगा 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल। तो 1 किलो वोट में इतने जूल एनर्जी होती है, ठीक है। 1 किलो वोट को ही 1 यूनिट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, यानी मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार में से भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन आते हैं। इसमें हमारा जैसे आँख का चित्र है, पहले आपको याद कर लेना है। तो मानव का जो चित्र है आँख का, वो आपको याद कर लेना है। फिर इसमें पावर ऑफ एकोमोडेशन भी समझ लेना है, मतलब नेत्र की समंजन क्षमता किसे कहते हैं। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन की डेफिनेशन होती है द एबिलिटी ऑफ आई टू फोकस बोथ नियर एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बाय एडजस्टिंग इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। यानी अभिनेत्र लेंस का वह गुण जो निकट और दूर की वस्तुओं को वो रेटिना पे फोकसित कर लेता है, इस गुण को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। फिर याद रखना है कि हमारे जो आँख का निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है, और जो फार पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी अनंत होता है। इसके बाद याद रखना है कि जो प्रकाश का अपने 7 कलर में बढ़ जाने को डिस्पर्जन कहते हैं, और प्रकाश जो होती है वो टकरा कर अगर फैल जाती है तो इसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होता है वो केवल कोलिडियल सॉल्यूशन में ही, यानी कोलाइड विलयन में ही टिंडल इफेक्ट दिखाई देता है, ये भी आपको रखना है। और मनुष्य की आंखों में 3 तरह के डिफेक्ट यानी दोष होते हैं। एक याद रखना है जैसे मायोपिया, एक होता है हाइपरमेट्रोपिया, एक होता है प्रेसबायोपिया, यानी निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और प्रेसबायोपिया। फिर आता है निकट दृष्टि दोष जो मायोपिया होता है। इसके होने के क्या कारण है, इसके होने का कारण है नेत्र गोलक का लंबा होना और नेत्र लेंस की वक्रता का अधिक होना। और हाइपरमेट्रोपिया होने का क्या कारण है, मतलब हाइपरमेट्रोपिया होने का क्या कारण है कि नेत्र गोलक का छोटा होना और फोकस लेंस का बढ़ जाना, ठीक है, फोकल लेंथ का बढ़ जाना। इसके बाद प्रेसबायोपिया होने का क्या कारण होता है कि सिलरी मसल्स की यानी पश्चिमावी पेशियों का दुर्लभ हो जाना, वीक हो जाना, सिलरी मसल्स का वीक हो जाना, ये सब कारण होता है प्रेसबायोपिया होने का। ये जो मायोपिया होती है इसमें व्यक्ति को निकट का यानी पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। हाइपरमेट्रोपिया में व्यक्ति को दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता है। और प्रेसबायोपिया में निकट और दूर दोनों हो सकता है, ठीक है। प्रेसबायोपिया जो होता है क्यों होता है, तो पावर ऑफ एकोमोडेशन जो होता है उसका कमज़ोर पड़ जाना उम्र बढ़ने के साथ, यानी उम्र बढ़ने के कारण जब आँखों का पावर ऑफ एकोमोडेशन यानी आँख की समझने क्षमता कम हो जाती है तो इसको प्रेसबायोपिया कहा जाता है, ठीक है। फिर इस चैप्टर में हमें याद रखना है कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन किसे कहते हैं। मतलब जो प्रकाश जो होता है हमारे वायुमंडल में कई सारी परतों से होके आता है, तो वो प्रकाश सीधा ना होकर थोड़ा सा विचलित हो जाता है, मुड़ जाता है, इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ, मतलब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसके कारण तारे टिमटिमाते हैं, ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त का होना ये भी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही होता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके अलावा याद रखना है प्रिज्म के बारे में कि जो ये प्रिज्म होता है इसमें वाइट लाइट आती है और ये टकरा के 7 रंगों में ऐसे बढ़ जाता है। तो 7 रंगों की जो ये पट्टी होती है इसे क्या बोलते हैं, इसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। 7 रंग में बढ़ जाने को डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। प्रकाश के फैलने को स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं, लेकिन ये 7 रंग बढ़ जाने को डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं इसे, ठीक है। ये आपका प्रिज्म कोण होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जो इंसिडेंट एंगल है और जो इमर्जेंट रे है, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे इनके बीच से जो यहाँ पे एंगल बनता है इसे एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं, ठीक है, प्रिज्म कोण कहते हैं, सॉरी।
प्रिज्म कोण तो ये ऊपर वाला होता है, इसको बोलते हैं विचलन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिस्पर्जन बोलते हैं, ठीक है, विचलन कोण बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा याद रखना है कि जो नीला रंग होता है वो सबसे ज़्यादा कोण पे झुकता है, लाल रंग सबसे कम कोण पे झुकता है। लाल रंग की जो वेवलेंथ होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है, लाल रंग की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, इसीलिए ये सबसे कम स्कैटरिंग होता है और इसीलिए दूर तक दिखाई देता है। इसीलिए खतरों का लाल रंग भी होता है। खतरों का लाल रंग क्यों होता है? क्योंकि जो लाल रंग होता है इसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है और ये स्कैटरिंग कम होता है, यानी इसका प्रकीर्णन कम होता है, इसीलिए दूर तक दिखाई देता है। और जो नीला रंग होता है इसका वेवलेंथ कम होता है और स्कैटरिंग ज़्यादा होता है, इस वजह से ये दूर से दिखाई नहीं देता है, ठीक है। आसमान नीला दिखता है, अंतरिक्ष काला दिखता है, ये सब भी ध्यान रखना है। सबसे छोटे कण से अगर लाइट टकराता है तो सबसे छोटे छोटे कणों से अगर लाइट टकराता है तो इसका जो स्कैटरिंग होता है ना, प्रकीर्णन, वो नीले रंग का होता है। और अगर बड़े कण होते हैं तो उन पर टकराने के बाद जो प्रकाश फैलता है तो वो लाल कलर का फैलता है। और सबसे बड़े कणों से टकराते हैं अगर वाइट लाइट तो वो वाइट कलर का फैलाते हैं, ठीक है। तो यानी जब वायुमंडल में बहुत छोटे कण होते हैं तो नीले रंग का प्रकीर्णन होता है, जब बड़े हो जाते हैं जो कि सुबह शाम होता है तो इसीलिए लाल रंग का प्रकीर्णन होता है। इसीलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, जो कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, वायुमंडलीय अपवर्तन का कारण है। और बड़े बड़े कण जो होते हैं जैसे बादलों में होते हैं, अगर उनसे लाइट टकराता है सूर्य के प्रकाश तो वो सफ़ेद कलर का प्रकीर्णन करते हैं, इसीलिए ना बादल जो होते हैं वो सफ़ेद दिखते हैं। तो ये सब बातों का ध्यान रखना है। अच्छा, फिर नेत्र में भी याद रखना है कि नेत्र में जो मतलब इमेज कहाँ बनता है, तो नेत्र में जो इमेज होता है वो रेटिना पे बनता है, ठीक है। तो रेटिना पे बनता है। और जो ये प्रेस मतलब ये कौन सा बीमारी होता है, पहला वाला मायोपिया। मायोपिया में क्या होता है कि ये रेटिना से कहाँ बन जाता है, आगे, तो इसे वापस रेटिना पे बनाना पड़ता है, ठीक है। चलो, तो ये जो हमारा आँख होता है, आँखों में जो हमारे को क्या हो जाता है, मायोपिया हो जाता है, तो ये जो रेटिना पे ना बनकर रेटिना से पहले बन जाता है, तो इसे वापस रेटिना पे बनाने के लिए हमें कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। और वही जब हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है यानी दूरदृष्टि दोष, तो इसके अंदर रेटिना से पहले ना बनकर इमेज रेटिना के पीछे बनता है, तो इसे वापस रेटिना पे बनाने के लिए हम उत्तल लेंस का यानी कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। और जिसको प्रेस बायोपिया हो जाता है उसके लिए फिर जो चश्मे बनाए जाते हैं उसका डिज़ाइन ऐसे होता है कि ऊपर जो होता है दूर का देखने के लिए, ऊपर का जो दूर देखने के लिए, और नीचे वाला पास देखने बनाया जाता है। तो ऊपर जो होता है वो आपका कॉनकेव लेंस यूज किया जाता है और नीचे वाला जो होता है कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है। इससे हम पास का देख पाते हैं, इससे हम दूर का देख पाते हैं, ठीक है। तो बाईफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है, इस बात को भी ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद ना न्यूटन ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एक प्रिज्म लिया था और उसी पे उन्होंने स्कैटरिंग ऑफ लाइट किया था। तो उन्होंने पाया था कि 7 कलर की पट्टी बनाता है, उस 7 कलर की पट्टी को विबग्योर नाम से याद कर सकते हैं, विबग्योर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, इस कलर में ये पूरा पैटर्न बनता है। फिर उन्होंने इसके उल्टा एक प्रिज्म रख दिया था जिसपे यही व्हाइट लाइट वापस चला गया था। इससे उन्होंने पाया था कि जो व्हाइट लाइट होता है, व्हाइट लाइट जो होता है वो 7 कलर से मिलकर बना है। फिर जो होता है इंद्रधनुष की बात करते हैं, तो इंद्रधनुष में जो बारिश की बूंदें होती हैं वो प्रिज्म की भांति काम करती हैं। सूर्य की किरणें ऐसे आती हैं तो अंदर रिफ्रैक्शन अपवर्तन होता है, फिर अंदर क्या होता है, परावर्तन होता है। तो एक बार अपवर्तन, फिर परावर्तन, फिर एक बार और अपवर्तन होता है। और जब हमारे आँखों में लाइट आता है तो ऊपर लाल और नीचे नीला रंग आता है और इसीलिए जो है हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो 2 बार अपवर्तन होता है यानी रिफ्रैक्शन, और एक बार जो होता है परावर्तन होता है यानी रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इन चीज़ों का जो है हमें ध्यान रखना है और याद रखना है टिंडल प्रभाव कब दिखाई देता है। तो जो टिंडल प्रभाव होता है वो हमें कोलाइड विलयन में ही दिखाई देता है, ठीक है। प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं, प्रकाश का छोटे छोटे कणों से इनसे टकरा के प्रकाश के फैल जाने को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है आपको ध्यान रखना है। फिर आ जाते हैं यहाँ पर कि कुछ सवाल आता है उसके अंदर कह देता है एक व्यक्ति है, उसको ना दूरदृष्टि दोष हो गया है, ठीक है। तो उसका निकट बिंदु 1 मीटर है, तो निकट बिंदु 1 मीटर बोल दिया है, तो इससे आप v ले लेंगे, ठीक है। और ये मीटर में तो इसे सेंटीमीटर में बदल लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका -100 सेंटीमीटर। याद रहे आपको माइनस का ही लेना है। u और v जो दोनों होता है, क्या आपको माइनस लेना होता है दोनों,
तो याद रखना है कि हाँ दोनों आपको माइनस लेना होता है, ठीक है। उसके बाद कह देगा कि कह देगा कि ये वस्तु कहाँ रखी हुई है। अगर कह देगा 50 सेंटीमीटर रखी हुई है तो आप इसको यू ले लेंगे 50 सेंटीमीटर माइनस का। अगर वो कह देगा बहुत दूर अनंत पे रखी हुई है तो आप नॉट डिफाइन ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद यू और वी पर्सन में पता चल जाएगा, तो अब आपको एफ निकालना होगा। उसके लिए आप लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f ये अप्लाई करेंगे तो आपको फोकल लेंथ निकल जाएगा। तो आपका जो पर्सन में फोकल लेंथ निकालना कहेगा, फोकल लेंथ निकाल लेंगे। सोल्व करने पे फोकल लेंथ आपका 1 आ जाएगा, ठीक है, यानी आपका 1 मीटर आ जाएगा या 100 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। और प्लस का आएगा ये, तो प्लस का मतलब है कि ये कौन सा लेंस है, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है यानी उत्तल लेंस है, ठीक है।